अगला अध्याय अध्याय 121 वापसी घृणित क्रोध। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद क्यूई को अंततः 4 अंगों, 5 आंतरिक अंगों और शरीर के अन्य प्रमुख भागों में अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्सर्जित किया गया। यहां तक कि अगर कोई घायल भी हो जाता है तो वह जल्दी से ठीक हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि 4 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में प्रवेश करना मार्शल शिष्य क्षेत्र के योद्धाओं के लिए एक बड़ी छलांग थी। डिंग हाओ छतरी के पास खड़ा था और उसका पूरा शरीर एक अभूतपूर्व प्रबल भावना से भर गया था। अब ली मुयुन, लियांग फेक्स्यू और अन्य के सामने भले ही डिंग हाओ ने असामान्य शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया और केवल क्यूई शक्ति पर भरोसा किया, वह निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक सीधी लड़ाई भी कर सकता था। अब लगभग समय आ गया है। मेरे पास सहायता संकेत ट्यूब नहीं है, इसलिए मैं संप्रदाय के गुरुओं से सहायता नहीं मांग सकता। ऐसा लगता है कि मुझे तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में कदम दर कदम वापस जाना होगा, है ना? डिंग हाओ शामियाने में खड़ा रहा और कुछ देर तक खुश रहा, लेकिन अचानक वह स्तब्ध रह गया। अचानक उन्हें एक बहुत ही घातक समस्या का पता चला। खैर, मैं भटक गया हूं, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? डिंग हाओ के पिछले जीवन में उसे दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। सौभाग्य से शहर में कई संकेत थे, लेकिन अब हर दिशा में हरे पेड़ों का एक विशाल विस्तार था। उसे किस तरफ जाना चाहिए? जल्द ही जंगल में डिंग हाओ की ओर से एक दुखद दहाड़ की आवाज आने लगी। 6 दिन बाद डिंग हाओ तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में वापस लौटा। डिंग हाओ को न तो ये पता था कि परीक्षण क्षेत्र में वह कितनी बार अपना रास्ता भूल गया था, और न ही उसने कितनी बार गलत रास्ते अपनाए थे, लेकिन अंततः वह सूर्य की स्थिति के निर्देशों और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की दिशा की उसके मन में बनी अस्पष्ट छवि के आधार पर कदम दर कदम वापस आ गया। इन 6 दिनों के दौरान उसने हवा और ओस का सामना किया। उसे नहीं पता था कि उसने कितने खतरनाक जानवरों को मारा था या कितने खतरों का सामना किया था। वह मौजूदा क्षेत्र को स्थिर करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। अंत में और सौभाग्य से वह चोटिल होने की बजाय ज्यादा डरा हुआ था। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसने सहन किया और डटा रहा। पिछले कुछ दिनों में जीवन मरण के संघर्ष के कारण उनकी ताकत भी एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। उस समय जब डिंग हाओ ने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का द्वार देखा, तो वह लगभग फूट फूट कर रोने लगा। अंततः वह वापस आया। तलवार सफाई पूल में छलांग लगाते हुए, वह खुद को नहाते हुए बहुत खुश था। शरीर पर खून के धब्बे और निशान मिटाता था, साथ ही घोंसले जैसे लंबे बालों को धोकर साफ करता था। अपनी लंबी तलवार से हल्के से दाढ़ी बनाते हुए, डिंग हाओ ने हाल ही में गंदे भिखारी से रोमांटिक, स्वाभाविक और बेलगाम किशोर की पूर्व छवि को आखिरकार बहाल कर दिया। पहाड़ी जैसे जानवर के फर का आवरण उठाए और रास्ते भर अनगिनत हैरान लोगों द्वारा इशारा किए जाने के बाद आखिरकार डिंग हाओ ने देखा कि वांग शियाओ की उत्साह से उसकी ओर आ रहा है। भाई डिंग, आप आखिरकार वापस आ गए। वांग जियाओ की आश्चर्यचकित चेहरे के साथ दौड़कर आया और डिंग हाओ को उत्साह से गले लगा लिया। हरे शर्ट की पूर्वी अकादमी के अन्य शिष्य भी बहुत स्नेह से डिंग हाओ के चारों ओर एकत्र हुए। पिछले 6 दिनों में ये कहा गया था कि संप्रदाय ने नंबर 9 परीक्षण क्षेत्र में डिंग हाओ की खोज के लिए कुछ बाहरी स्वामी भी भेजे थे। दुर्भाग्य से उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए कई लोगों ने सोचा कि 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में चैंपियन दुर्भाग्य से मर गया था। वांग शियाओकी की तरह पूर्वी नीली शर्ट अकादमी के कई शिष्य भी मौत से भी ज्यादा चिंतित थे। वे इन दिनों हर मिनट और हर सेकंड चिंतित महसूस करते थे, जैसे गर्म तवे पर जलती हुई चींटियां। अगर संप्रदाय के निषेध के कारण पंजीकृत शिष्य बिना अनुमति के गेट से बाहर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने 9वें परीक्षण क्षेत्र में डिंग हाओ की खोज के लिए एक समूह का आयोजन किया होता। वे दिन रात डिंग हाओ की वापसी की प्रतीक्षा करते रहे और अंततः वह सुरक्षित वापस आ गया। कई दिनों से आध्यात्मिक घास का पाठ ले रहे थे, इसके बावजूद वांग शियाओकी और उसके साथी डिंग हाओ का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। अपने छोटे भाइयों का उत्साह महसूस करते हुए डिंग हाओ के दिल में गर्मजोशी की चमक थी। उसने उनके कंधे पर एक अच्छी थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस रास्ता भटक गया था। मैं देर से वापस आया। जियाओकी, क्या तुमने दूसरों के साथ लड़ाई की? तुम्हें पांडा की आंखों में क्यों पीटा गया? हाँ, वैसे जियाओ फैन कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा?
भीड़ में डिंग हाओ को युवा शिकारी झांग फैन दिखाई नहीं दिया। डिंग हाओ को सोचना चाहिए था कि झांग फैन के पास दूसरे काम थे, इसलिए वह नहीं आया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब झांग फैन का नाम लिया गया तो वांग शियाओकी और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए और वे बताने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे झिझक रहे थे और जाहिर तौर पर वे कुछ छिपा रहे थे। आखिर क्या हो रहा है? डिंग हाओ के दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उभरा। भाई डिंग, यह मामला, अफसोस, बेहतर होगा कि आप इसे अकेला छोड़ दें। वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है। जियो फैन गलती से नीचे गिर गया और अब वह आराम कर रहा है, कुछ भी गंभीर नहीं है। दो काली आंखों वाले वांग शियाओकी ने डिंग हाओ की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और झिझकते हुए कहा। यह सुनकर डिंग हाओ को पता चल गया कि वह झूठ बोल रहा है और उस पर चिल्लाया, बकवास, अपने शरीर के साथ जियो फैन जंगल में आगे पीछे घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये किस तरह का पतन हो सकता है जिसके लिए उसे वास्तव में आराम की आवश्यकता है? मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। वांग शियाओकी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई डिंग, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। वांग शियाओकी, मैं डिंग हाओ तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। क्या हुआ, तुम मुझे बताओगे या नहीं? डिंग हाओ अपने दिल में चिंतित था और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। डिंग हाओ को गुस्से में देखकर वांग शियाओकी बोलना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस डांट खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। झू किंग, मुझे बताओ। डिंग हाओ ने पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के एक अन्य शिष्य झू किंग की ओर देखा। यह है भाई डिंग, झांग फैन, वह था। झू किंग न केवल भयभीत था बल्कि डिंग हाओ से भयभीत भी था, इसलिए वह हकलाया और उसे नहीं पता था कि यह कैसे बताए। झू किंग, चुप रहो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वांग शियाओकी अचानक चिल्लाया, फिर ऊपर देखा और डिंग हाओ से कहा, भाई डिंग, मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूं। तुम हमारी कमियों या दोषों को छिपाना पसंद करते हो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाइयों को धमकाया जाए, लेकिन इस बार भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं नहीं बता सकता। हम उस व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते, और तुम, भाई डिंग, भी उसे अपमानित नहीं कर सकते। इस मामले में हमारा ज्यादा नुकसान नहीं है। चलो बस इसे भूल जाते हैं। डिंग हाओ ने वांग शियाओकी को देखा और शब्दों के कारण उसके दिल का गुस्सा धीरे धीरे नर्म हो गया। उसने वांग शियाओकी के कंधे पर थपथपाया। अपना लिफाफा पीछे छोड़ते हुए डिंग हाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा, मुड़ा और 8वें छात्रावास परिसर में प्रवेश किया। झांग फैन का स्थान पश्चिम की ओर स्थित पत्थर का कमरा था। घायल झांग फैन इसी कमरे में था। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। डिंग हाओ तेजी से अंदर चला गया। दोपहर की तेज धूप में डिंग हाओ ने पहली नजर में देखा कि युवा शिकारी खून से सने सफेद पट्टों से ढका हुआ था। वह एक मम्मी की तरह गहरी बेहोशी में पत्थर के बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। डिंग, भाई डिंग, शायद वह दरवाजा खुलने से जाग गया था। झांग फैन ने अचानक अपनी सूजी हुई आंखें खोली जैसे कि पके हुए शहद के आड़ू। जब उसने डिंग हाओ को देखा तो उसने तुरंत आश्चर्य से देखा। भाई डिंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। झांग फैन के स्वर में राहत की भावना थी, और जाहिर तौर पर वह भी दिन रात डिंग हाओ के बारे में चिंतित था। हाँ, मैं वापस आया, लेकिन मैं देर से वापस आया। डिंग हाओ के चेहरे का भाव शांत लेकिन भयानक था। अगला अध्याय 122, दुखद बाहरी शिष्य। डिंग हाओ धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा, झांग फैन का हाथ थामा, उसे धीरे से दिलासा दिया, और फिर युवा शिकारी के घाव की सावधानीपूर्वक जांच की। डिंग हाओ धीरे धीरे और शांति से आगे बढ़ा। जैसे जैसे घाव की जांच आगे बढ़ती गई, उसकी आंख की ज्वाला और अधिक गर्म तथा भयानक होती गई। कितनी क्रूर चालें! झांग फैन का घाव बहुत गंभीर था। उसकी कम से कम 4 पसलियां टूटी हुई थीं, उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ था और उसके बाएं पैर की फिबुला टूटी हुई थी। इसके अलावा उसके पूरे शरीर में मांसपेशियां फटी हुई पाई गईं। यहां तक कि उसके 5 आंतरिक अंग भी गंभीर चोटों के कारण कमोबेश विस्थापित हो गए थे। ये निश्चित रूप से गंभीर चोटें थीं। यह देखा जा सकता था कि यह अभी भी सभी प्रकार के अत्यंत चतुर तरीकों और मनोरोग दवाओं के उपचार का परिणाम था। वांग शियाओकी के अनुसार झांग फैन कम से कम 4 या 5 दिनों से घायल था, यानी 4 या 5 दिन पहले उसका घाव निश्चित रूप से अब की तुलना में बहुत अधिक गंभीर था।
ये कल्पना की जा सकती है कि जब उसे पीटा गया तो उसकी स्थिति कैसी रही होगी। इस तरह के घावों ने मार्शल कलाकार के रूप में झांग फैन के सफर को पहले ही प्रभावित कर दिया था। यदि हड्डी और 5 आंतरिक अंगों के घावों की रिकवरी आशावादी नहीं थी, तो उसकी क्यूई अभ्यास और युद्ध कौशल प्रभावित होंगे। भाई डिंग, मैं ठीक हूं। मैं वाकई ठीक हूं। युवा शिकारी ने डिंग हाओ के चेहरे पर वैसी ही उदासी देखी, जैसी ज्वालामुखी विस्फोट से पहले थी। झांग फैन कमजोर सांसें लेता रहा, बेचैनी से वही शब्द दोहराता रहा। जाहिर है, उन्हें भी वेंग शियाओ की जैसी ही चिंता थी। डिंग हाओ ने बस उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। अच्छी तरह आराम करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम पर इसका कोई असर नहीं रहेगा, और तुम जल्दी ही फिर से खड़े हो जाओगे, मैं वादा करता हूं। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और झांग फैन के सिर के पीछे एक एक्यू पॉइंट दबाया। वह तुरंत गहरी नींद में सो गया। फिर डिंग हाओ मुड़ा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। शरद ऋतु की दोपहर की धूप डिंग हाओ के चेहरे पर गर्म चमक रही थी। यह उज्ज्वल और सुंदर था, जिसने इस मूल रूप से कोणीय चेहरे को और भी अधिक सुंदर बना दिया। हालांकि उसकी आंखों में क्रोध ज्वाला की तरह जल रहा था, और सफेद दांतों वाला थोड़ा मुड़ा हुआ मुंह। लेकिन वांग शियाओकी और आंगन में मौजूद अन्य शिष्यों को लगा कि वे एक भयानक जानवर का सामना कर रहे थे, जो उनके गुस्से को भड़काने वाला था। मुझे बताओ, क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। चिंता मत करो, मैं उचित तरीके से काम करूंगा। डिंग हाओ ने वांग शियाओकी की ओर देखते हुए धीरे से कहा। यह है मैं। लेकिन वांग जियाओकी को अभी भी कुछ हिचकिचाहट थी। चिंता मत करो, बस डिंग हाओ को बता दो भाई झोंग। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। झू किंग नामक पूर्व शिष्य आखिरकार अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, झांग फैन को पीटा गया। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। ये किसने किया? बाहरी शिष्यों का एक समूह और वे बाजार पर हावी थे। उनका मुखिया डुआन तियानली है। वह 5 या 6 वर्षों से तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में है और बाहरी शिष्यों के तियानली अटारी नामक एक छोटे शक्तिशाली समूह को नियंत्रित करता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कई बाहरी कोर बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त है और वे हमेशा बहुत घमंडी रहे हैं। बाहरी शिष्य। डिंग हाओ को अंततः कुछ कुछ समझ में आया। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग शियाओकी उसे यह बताना नहीं चाहता था कि दुश्मन कौन था। ये तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के आधिकारिक शिष्य निकले। वास्तव में कोई भी साधारण पंजीकृत शिष्य उन्हें भड़काने में सक्षम नहीं था, लेकिन डिंग हाओ के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। मैं कोई साधारण पंजीकृत शिष्य नहीं हूं, और मैं अपने आप को किसी के दबाव में नहीं आने दूंगा। क्यों? डिंग हाओ ने पूछना जारी रखा। भाई डिंग, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि हमने परीक्षण के दौरान 5 लोमड़ी भेड़िया जानवरों को मार डाला था, और झांग फैन ने उनके शरीर को चीर दिया था और भयंकर जानवरों से कुछ दांत, हड्डियां और चमड़ा प्राप्त किया था? उस समय हर कोई बहुत खुश था क्योंकि हम थोड़ा बहुत धन कमा सकते थे। लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि संप्रदाय में लौटने के बाद डुआन तियानली के नेतृत्व में बाहरी शिष्य वाणिज्यिक जिले में बाजार मूल्य के छठे हिस्से से भी कम कीमत पर जबरन खरीद करना चाहते थे। बेशक भाई झांग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने एक बड़ी लड़ाई शुरू कर दी। डुआन तियानली ने बंदरों को डराने के लिए मुर्गियों को मारने की धमकी दी। उसने एक क्रूर प्रहार किया, जिससे भाई झांग फैन कोमा में चला गया और भाई झांग फैन गंभीर रूप से घायल हो गया। वास्तव में केवल भाई झांग ही घायल नहीं हुआ था, बल्कि भाई फैंग तियानई, भाई झू यीफेंग और मोहरा के कई अन्य शिष्यों को भी बुरी तरह पीटा गया था और वे आज भी बिस्तर पर हैं। हाँ, ये लोग सचमुच बहुत क्रूर और निर्दयी हैं। विभिन्न अकादमियों से आए बहुत से पंजीकृत शिष्यों को, जो परीक्षणों से वापस आए थे, उनके द्वारा मनमाने ढंग से धमकाया गया। पंजीकृत शिष्यों को परीक्षणों से जो कुछ भी मिला, उसे उन्होंने जबरन लूट लिया। किसी भी मामूली प्रतिरोध का परिणाम तुरंत गंभीर पिटाई के रूप में सामने आता था। अकादमियों में से केवल केंद्रीय श्वेत शर्ट अकादमी के माननीय सात गठबंधन को उनके द्वारा उकसाया नहीं जा सकता है, और तियानली अटारी माननीय सात गठबंधन को धमकाने की हिम्मत नहीं करता है। वे तो बस लुटेरों का एक समूह है। ये बेशर्मी और दबंगई है। जैसे ही झो किंग ने कहानी सुनाना शुरू किया, पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के अधिक से अधिक शिष्यों ने अपने दिलों में गुस्सा महसूस किया।
उन्होंने डिंग हाओ को घेर लिया, जैसे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को देखा हो जो उनके लिए निर्णय ले सकते थे, और डिंग हाओ को बताया कि इस समय के दौरान उन्हें क्या उत्पीड़न सहना पड़ा। डिंग हाओ ने उन्हें बीच में नहीं रोका और चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। इस समय उसकी आंखों में जलती ज्वाला और भी प्रबल हो गई थी। जब तक सबकी बात खत्म नहीं हो गई, तब तक उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें उनके चेहरों पर घूम गईं। अपना सिर उठाकर आसमान में चमकती धूप को देखते हुए, डिंग हाओ धीरे से खुद से फुसफुसाता हुआ लग रहा था, अगर वे माननीय सात गठबंधन को भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो वे मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे करेंगे, डिंग हाओ। ऐसा लगता है कि मैंने पहले कुछ लोगों को जो छाप दी थी, वह वास्तव में बहुत दोस्ताना थी। यह अच्छा नहीं है। जब उसने अपनी फुसफुसाहट खत्म की, तो डिंग हाओ ने भीड़ के बीच से अपनी कोहनी से रास्ता बनाया। वह शांत भाव से धीरे धीरे बाहर चला गया। वांग शियाओकी की पहली प्रतिक्रिया उसे पकड़ने और रोकने की थी, लेकिन जब वह कुछ कदम आगे बढ़ा, तो उसे कुछ ख्याल आया। वह रुका और आखिरकार अपना सिर हिलाते हुए डिंग हाओ के पीछे पीछे चल पड़ा। दर्जनों अन्य शिष्य एक दूसरे की ओर देखकर समझ गए थे कि डिंग हाओ का क्या मतलब था, इसलिए वे न केवल उत्साहित दिख रहे थे, बल्कि चिंतित भी थे, और वे सभी उसके पीछे चल दिए। एक अर्थ में, पंजीकृत शिष्यों को तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का आधिकारिक शिष्य नहीं माना जा सकता था, क्योंकि सभी प्रकार की परीक्षाओं से गुजरने, अनेक कठिनाइयों को पार करने तथा एक वर्ष बाद अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उन्हें संप्रदाय द्वारा स्वीकृति दी जाती थी, जिससे उनकी उपाधियों से पंजीकृत शब्द हटाया जा सकता था तथा वे आधिकारिक रूप से तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य बन जाते थे। उस समय वे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के आधिकारिक शिष्य बन गए। वे बाहरी शिष्य बन जाएंगे। बेशक, बाहरी शिष्यों का मतलब एक बार और हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में बाहरी शिष्यों को केवल पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर ही माना जा सकता था। उन्हें अभी भी विभिन्न परीक्षाओं का अनुभव करना था। केवल विजेता ही ऊपर चढ़ने और आंतरिक शिष्य बनने के लिए योग्य होंगे, और फिर वे उत्तराधिकारी शिष्य और मुख्य शिष्य बनने के लिए ऊपर चढ़ेंगे। यदि वे भयंकर प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़ सकते, तो वे अपने जीवन के बाकी समय केवल बाहरी शिष्यों के स्तर पर ही रह सकते थे। बिना किसी अपवाद के, वे तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में मर जाएंगे। हालांकि, इससे कुछ बाहरी शिष्यों को पंजीकृत शिष्यों के सामने अपना गर्व और श्रेष्ठता दिखाने से नहीं रोका जा सका। अगला अध्याय, अध्याय 123, वर्गीय सिद्धांत, तियानली अटारी की शक्तिशाली स्थिति। क्रूर प्रतिस्पर्धाओं में कई बाहरी शिष्यों ने आगे विकास की उम्मीद खो दी थी। संप्रदाय में उनकी स्थिति न तो अधिक थी और न ही कम, इसलिए वे थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने विभिन्न छोटे समूह बनाए और खुद को बेहतर बनाने के लिए बौद्ध धर्म या ताओवाद का अभ्यास करने पर ज्यादा विचार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने चालें बनाने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के रास्ते पर शॉर्टकट लेने का प्रयास किया, या सत्ता और धन का लालच किया, अक्सर पंजीकृत शिष्यों पर अत्याचार करने में आनंद लिया। ये लोग संप्रदाय में कीट बन गए। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि संप्रदाय के वरिष्ठ गुरुओं को पता था कि पतंगों का एक छोटा समूह है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें अपनी मर्जी से काम करने दिया। ये बहुत संभव है कि वे पंजीकृत शिष्यों की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते थे, जो कई परीक्षाओं में से एक थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां लोग हैं, वहां हितों का टकराव भी होता है। संप्रदाय के शिष्यों को न केवल लड़ाई और हत्या तथा मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पड़ता था, बल्कि समाज में धोखा देने या दूसरों को मात देने जैसे अंधकार में पक्ष से निपटना भी सीखना पड़ता था। केवल लड़ाई में जीतने वाले ही पूरे संप्रदाय द्वारा कठिन साधना के पात्र थे। बाहरी अनुयायियों ने संप्रदाय के नियमों द्वारा अनुमत दायरे में लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न छोटे व्यवसाय समूह स्थापित किए। सामान्यतः कहा जाए तो इस प्रकार के अधिकांश छोटे समूहों का एक निश्चित स्थान और गढ़ होता था, और इनमें से अधिकांश स्थान व्यापारिक जिले में होते थे। तियानली अटारी एक ऐसा ही गढ़ था। तियानली अटारी को पूरे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में तीसरे चरण के क्षेत्र के व्यापारिक जिले में सभी जानते थे। यह तियानली अटारी का गढ़ था, जो बाहरी शिष्यों का एक समूह था जिसमें अधिक ताकत थी। यह व्यापारिक जिले के केंद्र में एक समृद्ध क्षेत्र में स्थित था। एक बड़े भूभाग पर 4 मंजिला लाल लोहे की लकड़ी की ऊंची इमारत बेहद विशिष्ट थी।
यहाँ तक कि तीसरी श्रेणी के क्षेत्र में सभी व्यावसायिक सड़कों में भी तियानली एटिक शीर्ष 3 में स्थान पा सकता है। इस समूह में बहुत से सदस्य थे और कई स्वामी थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बाहरी बुजुर्ग भी गुप्त रूप से समूह में शामिल थे। झांग यी तियानली अटारी के प्रमुखों में से एक थे। वह 4 साल तक बाहरी शिष्य रहा था, लेकिन वह कभी भी आंतरिक कोर में शामिल नहीं हो पाया था। इसलिए उसने खुद को त्याग दिया और तियानली एलायंस में शामिल हो गया। झांग यी लचीले दिमाग से अपने व्यक्तिगत लाभ को सुरक्षित करने में माहिर था। वह बेहद क्रूर और निर्दयी भी था, और इसलिए वह समूह के प्रमुखों में से एक बन गया, जो पंजीकृत शिष्यों को परीक्षणों में जो कुछ भी मिलता था, उसे जबरन खरीदने के लिए जिम्मेदार था। यानी यह खरीद थी, लेकिन वास्तव में यह एक खुली डकैती की तरह थी। चूंकि झांग यी द्वारा दी गई कीमत वास्तव में हास्यास्पद रूप से कम थी। समय पल भर में बीत गया और दोपहर हो गई। शराब पीने और तृप्त होने तक भोजन करने के बाद झांग यी डकार लेते हुए तियानली अटारी के गेट पर आलस से बैठने के लिए एक कुर्सी ले गया। सीढ़ियों के नीचे तियानली एटिक के दर्जनों शिष्यों ने कई दर्जन चौकोर मेजें लगाईं और उन पर लाल कपड़े बिछाकर अस्थायी सीट स्टॉल बना दिया। उन्होंने दुष्टतापूर्वक तथाकथित खरीद को अंजाम दिया। फटे हुए काले पीठ वाले भालू के 6 दांत, वे टूटे हुए चांदी के आधे लियांग के बराबर हैं। उन्हें ले लो और यहां से चले जाओ। सिर्फ आधा लियांग चांदी। ये ग्रेड 3 अशुभ जानवर के पूरे दांत हैं। अभी अभी रेयर गुड्स स्टोर में इनकी कीमत 300 लियांग तक थी। तुम खुलेआम लूट रहे हो। तुम हद पार कर रहे हो। मैं दांत नहीं बेचूंगा। अरे बेटा, तुम में हिम्मत है। तुम्हें अपनी त्वचा में खुजली महसूस हो रही है ना? क्या तुम्हें पर्याप्त पीटा नहीं गया है? खुली डकैती, हाँ। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? तुम्हें आधा लियांग चांदी देना तुम्हारा अपमान करना है। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? दांत छोड़ो और यहां से निकल जाओ। आप। तियानली एटिक की कठोर धृष्टता के कारण शोषित पंजीकृत शिष्य केवल अपने दांत पीस सकता था और खून पी सकता था। वह दुबले पतले बंदर जैसे आदमी का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे आग और पानी से गुजरने के बाद जो सामान मिला था उसे छोड़ना पड़ा और अनिच्छा से चांदी के आधे लियांग के साथ वहां से चला गया। झांग यी ने देखा कि क्या हुआ था। अरे अरे नौसिखिए, शिकायत मत करो। जंगल के कानून की आदत डाल लो, हा। ये देखते हुए कि कैसे पंजीकृत शिष्यों को एक के बाद एक बुरी तरह पीटा जा रहा था, झांग यी अनिच्छुक था, लेकिन अपने सभी अशुभ जानवरों के शरीर के अंगों और पिछले परीक्षण के दौरान प्राप्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को तियानली अटारी में बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए असहाय था। कुर्सी पर बैठे झांग यी दूसरों के दुर्भाग्य पर आनंद लेने से खुद को रोक नहीं सका। हा, इस बार मैं फिर से धन कमा सकता हूँ। हम सब भाई झांग के आभारी हैं। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। एक पतला बंदर जैसा बाहरी शिष्य झांग यी के पास खड़ा था। उसे बिल्ली की पूंछ के पत्ते के पंखे से हवा कर रहा था और विनम्रतापूर्वक मुस्कुरा रहा था। यह सुनने में शायद ज्यादा न लगे। यह नए लोगों के लिए पहला परीक्षण है। हा, जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ेंगे, वे परीक्षणों में कुशल होते जाएंगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, और हम तियानली अटारी को ज्यादा से ज्यादा सस्ती सामग्री मिलेगी। झांग यी ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। हाँ, भाई झांग चतुर है। हा, इन बेचारों को देखो। मूर्ख भेड़ों की तरह हम एक के बाद एक परत ऊन काटते हैं, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये वाकई मजेदार है, हा। दुबले पतले बंदर जैसे आदमी ने कहा और खुशी से झूम उठा। तियानली अटारी के अन्य सदस्य, जो धूर्तता और शेखी बघार रहे थे, विजयी भाव से हंसने लगे। झांग यी ने अपने दांतों के बीच बढ़िया मांस पकड़ा, एक घूंट शराब पी, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब हम इस बारे में बात करते हैं, तो हमें पूर्वी अकादमी में हरे शर्ट वाले उन सख्त लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। वे अमीर बन सकते हैं या कोशिश करते हुए मर सकते हैं और तियानली गठबंधन के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व करने की हिम्मत कर सकते हैं। हा, हमें बंदर को डराने के लिए बस मुर्गे को मारना था। हमने उसे सार्वजनिक रूप से पीट पीट कर मार डाला। अब कोई भी हमारा विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरी मुकाबला वाकई आनंददायक था, हे। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि तुमने उस आदमी को बहुत बुरी तरह पीटा। झांग फैन नाम का लड़का मौके पर ही लगभग मर गया था। हालांकि वो अभी मरा नहीं है, लेकिन भविष्य में वो विकलांग हो जाएगा।
वो भविष्य में मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर पाएगा। अगली बार हमें सावधान रहना चाहिए और जब हम कुछ लोगों को पीटे तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इतनी दूर जाकर लोगों को मत मारो। जब समय आएगा तो संप्रदाय हमें दोषी ठहराएगा और हम सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, तुम किस बात से डर रहे हो? ये भाई डुआन तियानली है जिसने लड़के को पीटा। इसके अलावा वह बेकार व्यक्ति जिसका नाम झांग फैन है और जिसकी ताकत कम है, वह कभी भी होनहार नहीं होगा। भले ही वह मारा गया हो, यह कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। अरे अरे, लोगों का ये समूह सचमुच घमंडी था। इसी समय भीड़ में से एक धीमी आवाज आई। डाकुओं का एक समूह, तुम बहुत घमंडी हो। जब भाई डिंग हाओ वापस आएगा तो वह तुम कमीनों को चिल्लाने में भी असमर्थ कर देगा, भले ही तुम चाहो। हालांकि आवाज धीमी थी, लेकिन उसे सभी ने सुना। झांग यी और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। कौन? अभी किसने कहा यहां से चले जाओ? दुबला पतला बंदर जैसा आदमी मंच पर चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। दुबले पतले आदमी ने कतार में खड़े पंजीकृत शिष्यों पर नजर डाली। अचानक उसे लगा कि उसे कुछ मिल गया है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने ईस्टर्न एकेडमी के हरे शर्ट वाले एक शिष्य का कॉलर पकड़ा और उसे कतार से बाहर खींच लिया। वह उदास होकर मुस्कुराया। अरे कमीने, क्या तुमने अभी अभी ऐसा कहा था? लगभग 13 साल की उम्र के लड़के को बाहर निकाला गया। वह हरे रंग की शर्ट पहने हुए था और उसे हरे रंग की शर्ट की पूर्वी अकादमी का शिष्य होना चाहिए था। मोटी भौहों और बड़ी आंखों के साथ, लेकिन दुबले पतले शरीर वाला लड़का शर्मा गया, गुनगुनाया, अपना सिर नीचे कर लिया। उसने गुस्सा होने की हिम्मत की, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। भाड़ में जाओ, अभी तो हिम्मत थी। अब तुम कछुए की तरह अपना सिर अपने खोल में छिपा रहे हो। लड़के के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए दुबले पतले बंदर जैसे आदमी ने लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे आसमान में उठा लिया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, कुत्ते के बच्चे, तुम आश्वस्त नहीं हो, है ना? अगर तुम में हिम्मत है तो जो तुमने अभी कहा उसे बोलो। बकवास डिंग हाओ, हमें आश्चर्य है कि वह किस उजाड़ जगह पर मरा। हे, अगर वह वापस भी आता है तो उसे मेरे पैरों पर घुटने टेकने होंगे और आज्ञाकारी ढंग से उन्हें चाटना होगा। अगला अध्याय। अध्याय 124, चेहरे पर तमाचा। आप कौन है? पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले युवक के हृदय में साहस और सच्चाई थी और क्रूर संसार ने उसे नष्ट नहीं किया था। इसके अलावा इस बार दुबले पतले बंदर जैसे आदमी द्वारा अपमानित किया गया आदमी उसका आदर्श डिंग हाओ था। इसलिए किशोर अंततः क्रोधित हो गया। हालांकि उसे जमीन से उठा लिया गया था, फिर भी उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखें आग उगल रही थी। वो दुबले पतले बंदर जैसे आदमी को घूर रहा था और एक एक शब्द कह रहा था, तुम चाटुकार हो। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। तुम्हारे रोने का समय आएगा। अगर तुम ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हो तो भाई डिंग हाओ के लौटने पर तुम्हारे पास हिम्मत है। किसी को नहीं पता था कि क्यों वह दुबला पतला बंदर जैसा लड़का अचानक थोड़ा डर गया जब उसे जलती हुई आंखों से किशोर ने घूरा। तो अगले ही पल जब वह दुबला पतला बंदर जैसा आदमी अपने होश में आया तो शर्मिंदगी से पूरी तरह क्रोधित हो गया। चेहरे पर जोरदार तमाचा। अचानक पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले युवक के चेहरे पर एक स्पष्ट हाथ का निशान दिखाई दिया। उसका आधा चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। कतार में खड़े अन्य पंजीकृत शिष्यों ने जब ये देखा कि क्या हुआ तो वे लगभग क्रोधित हो गए, लेकिन वे क्रोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने चुपके से अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और केवल अपने दांतों से डाकुओं और लुटेरों को कोसते रहे। भवन के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर झांग यी और अन्य लोग उन लोगों की बदकिस्मती पर जोर से हंसने लगे। दुबले पतले बंदर जैसे दिखने वाले उस आदमी की नाक भी हवा में थी। अरे, अगर डिंग हाओ यहां है भी तो क्या कर सकता है? वह सिर्फ एक अज्ञात पंजीकृत शिष्य है। संयोग से उसने 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में सिर्फ एक बार प्रथम स्थान जीता है। सिर्फ तुम बेचारे कमीनों के समूह में से उसे एक बड़ा चरित्र मानते हो। तियानली अटारी की नजर में वह एक घटिया मजाक है। हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, अब मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई डिंग हाओ कहाँ है? वह तुम्हारी मदद करने के लिए बाहर क्यों नहीं आता? हाँ, वह कहाँ है? जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बैकहैंड से बेरहमी से थप्पड़ मारा।
इस थप्पड़ में क्यों ज्वाला और हवा की आवाज भी थी। अगर किशोर को जोर से थप्पड़ मारा जाता तो चाहे वह गाय ही क्यों न हो, वह बेहोश हो जाता। कितना शातिर दिमाग है। दुबला पतला बंदर जैसा आदमी उस किशोर को बेरहमी से थप्पड़ मारने वाला था। झांग यी और सीढ़ियों पर खड़े अन्य लोग उसे रोकने के इरादे के बिना ठंडे भाव से उसे देख रहे थे। अन्य पंजीकृत शिष्य इसे सहन नहीं कर सके और उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। टकराना, एक दबी हुई आवाज आई। ये लोगों द्वारा कल्पना की गई थप्पड़ की आवाज नहीं थी। पंजीकृत शिष्यों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उन्होंने संदेह से आंखें खोली। वे हरे रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कब उनके सामने प्रकट हुआ। लोहे की ढलाई की तरह एक सफेद और गर्म हाथ ने उस पतले बंदर जैसे व्यक्ति की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। वह था कुछ पंजीकृत शिष्य, विशेष रूप से पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले शिष्य, जिन्हें तियानली अटारी द्वारा परीक्षण से प्राप्त धन को बेचने के लिए मजबूर किया गया था, संदेह और आश्चर्य की एक छोटी अवधि के बाद उत्साह से कांपने लगे। क्योंकि उन्होंने अचानक प्रकट हुई आकृति को पहचान लिया था और वे ये भी जानते थे कि वह किसका प्रतिनिधित्व करती है। युवक के चेहरे पर पड़े काल्पनिक थप्पड़ से उसे सहजता का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन उसे अपनी कलाई टूटने का दर्द महसूस हुआ। उसने आश्चर्य से देखा कि उसका हाथ अप्रत्याशित रूप से रुक गया था। अरे, उससे रोकने की हिम्मत किसने की? आश्चर्य की बात है कि इस समय किसी ने उसे रोकने का साहस किया। इसके अलावा, इस व्यक्ति ने केवल एक निम्न पंजीकृत शिष्य के कपड़े पहने हुए थे। वह दुबला पतला बंदर जैसा आदमी क्रोध से परे जा रहा था। इतने सारे लोगों के सामने एक विनम्र और दयनीय पंजीकृत शिष्य द्वारा बार बार उकसाए जाने पर उन्हें लगा कि उनकी महिमा को चुनौती दी गई है। वह इतने क्रोधित थे कि उनका पूरा शरीर लगभग कांप रहा था। कमीने, तुम कौन हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? दुबले पतले बंदर जैसे आदमी ने जानलेवा नजर से पूछा। उसके पूछने पर उसके मुंह पर एक तमाचा पड़ा। उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा। चेहरे पर तमाचा पड़ते ही वह दुबला पतला बंदर जैसा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। वह भारी नहीं था, इसलिए उसका शरीर तूफान से लुढ़की पतंग की तरह था। कई लोगों ने तो ये भी स्पष्ट रूप से देखा कि उड़ते समय उसके मुंह से खून लगे दांत भी निकल रहे थे। शेष क्रूर मुस्कान वाला चेहरा ढह गया और विकृत हो गया। बंदर जैसा पतला आदमी, रबर की गेंद की तरह, मेज से जोर से टकराया और वापस जमीन पर आ गिरा, और उसके मुंह से अनायासी चीख निकल गई। ठंडा। कुछ पंजीकृत शिष्यों ने मन ही मन तालियां बजाईं। यह थप्पड़ सचमुच बहुत अच्छा था और इससे उनका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया। दूर से उस दुबले पतले बंदर जैसे आदमी की दयनीय स्थिति को देखना उतना ही अच्छा था जितना गर्मी के दिनों में ठंडा तरबूज खाना। ये हड्डियों को ठंडा करने वाला था। अचानक सामने आए उस व्यक्ति ने वही किया जो वे करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। इससे वे शांत हो गए। इससे उनका मूड सचमुच ठीक हो गया। पंजीकृत शिष्य उत्साह से लगभग चिल्ला उठे। हालांकि झांग यी और अन्य लोग, जो तियानली अटारी की सीढ़ियों पर खड़े थे, की अभिव्यक्ति इसके विपरीत थी। यह एक बकवास विद्रोह है। एक अज्ञात पंजीकृत शिष्य ने तियानली अटारी के द्वार पर इतने सारे बाहरी शिष्यों की महिमा को चुनौती देने का साहस किया। क्या ये वास्तव में एक बकवास मृत्यु की इच्छा थी? अरे, यहाँ कुछ निडर छोटे छोटे बदमाश हैं जो तियानली अटारी के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत रखते हैं। तुम वाकई अपनी सार्वभौमिक आत्माओं के प्रति अंधे हो। अगर आज तुम्हें नहीं मारा गया तो मैं बाहरी शिष्य नहीं रहूंगा। एक बाहरी शिष्य सिनोफ्रीज के साथ खड़ा हुआ। वह मजबूत था, नीचे काली आकृति को घूर रहा था। वह लड़ाकू था, और दहाड़ते हुए वह सीढ़ियों से ऊपर कूद गया। हवा में उड़ रहे आदमी के शरीर पर नारंगी मिट्टी थी। उससे क्यों चमक रही थी। एक पहाड़ की तरह वह आकृति पर गिर गया। सिनोफ्रीज वाले इस बाहरी शिष्य में पहले वाले पतले बंदर जैसे आदमी से कहीं अधिक ताकत थी। झांग यी और अन्य लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि यह एक भान वाला आदमी साहसी नामात्र शिष्य को हरा देगा। लेकिन फिर भी जोरदार थप्पड़। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि सीढ़ियों के नीचे हरे रंग की आकृति ने वास्तव में ये कदम कैसे उठाया। सभी को केवल यह महसूस हुआ कि हरे रंग की शर्ट चमक गई है और वे उस क्षण चकाचौंध हो गए थे।
फिर इस तरह के तमाचे का सामना करते हुए बिना किसी संदेह के वह भव्य बाहरी शिष्य पतले बंदर जैसे आदमी के नक्शेकदम पर चल पड़ा। उसके पास किसी भी तरह का प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। जैसे गेंद को उछाला जा रहा हो, वह तेज गति से बाहर फेंका गया। उसका चेहरा अभी भी विकृत था, फिर भी दांत और खून बिखरे हुए। फिर भी वह मेज पर जोर से गिरा और उछलकर जमीन पर आ गिरा, तथा चारों ओर लकड़ी के टुकड़े और धूल उड़ गई। सिनोफ्रीस वाला आदमी दुबले पतले बंदर जैसे आदमी से टकराया और दोनों बेहोश हो गए। फुफकार, हवा में ठंडी हवा के वापस खींचने की अप्रतिम ध्वनि थी। अब कोई मूर्ख भी बता सकता है कि हरी शर्ट वाला यह नामात्र का शिष्य निश्चित रूप से एक असली गुरु था। स्पष्ट रूप से तैयार होने के कारण उसने बिना किसी जवाबी हमले के कुशलता से शुरुआती चालें चली। वह निश्चित रूप से मुसीबत खड़ी करने आया था। सीढ़ियों पर तियानली अटारी से आए लोग पीले दिख रहे थे। छोटे से समूह का मुखिया झांग ही गंभीर भाव से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और विनम्रता से पूछा, हाय, तुम कौन हो, लड़के? अगला अध्याय। अध्याय 125। चेहरे पर तमाचा, डिंग हाओ का गुस्सा झेलना। आवाज खत्म नहीं हुई। वरिष्ठ भाई डिंग हाओ, क्या आप वहां हैं? क्या आप वास्तव में वापस आ गए हैं? ये बहुत अच्छा है। हरे शर्ट की पूर्वी अकादमी का शिष्य, जो दुबले पतले बंदर की पिटाई से सूज गया था, हरे शर्ट के उतले समूह के बगल में उत्साह से खड़ा था और आगे बोला, हमें आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जो हमारे हरे शर्ट की पूर्वी अकादमी का समर्थन कर सकता है। डिंग हाओ। सभी लोग गिर पड़े। ये डिंग हाओ निकला। डिंग हाओ, वह नामात्र का शिष्य जिसने पहले ही प्रयास में 5 अकादमियों की प्रतियोगिता जीत ली। कोई आश्चर्य नहीं, पांचों अकादमियों की प्रतियोगिता में केवल नंबर 1 ही ऐसी ताकत और हिम्मत रखता था। वह तियानली अटारी के गेट के सामने आया और उनके 2 सदस्यों को थप्पड़ मार दिया। वास्तव में डिंग हाओ ने 5 अकादमियों में लंबे समय तक प्रतिष्ठा का आनंद लिया था। नामात्र के शिष्यों के बीच उनकी प्रसिद्धि बेहद प्रमुख थी। झांग यी और तियानली अटारी के अन्य लोगों के अलावा कई नामात्र के शिष्यों ने डिंग हाओ को स्वीकार किया था, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया कि डिंग हाओ का नाम पुकारना संभव नहीं था। जैसे जैसे झांग ही के शिष्य कम होते गए, उन्होंने कहा, डिंग हाओ, क्या तुम सच में डिंग हाओ हो? मैंने सुना है कि तुम नामात्र के शिष्यों के बीच 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में नंबर 1 थे। हालांकि तुम सिर्फ नामात्र के शिष्य हो। अगर तुम हमारे तियानली अटारी के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, तो तुम्हें शायद ये जगह इसके लिए गलत लगे। डिंग हाओ के मुंह पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। सबकी निगाहों के सामने डिंग हाओ ने तियानली अटारी के शीशम के गेट के शीर्ष पर लगे 3 अक्षरों वाले बिलबोर्ड को देखा और कदम दर कदम उसकी ओर चल पड़ा। हुन्फ, क्या तुम सच में खुद को तियानली अटारी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो? डिंग हाओ, तुम्हें इस पर सोचना चाहिए। तुम अब रुक जाओ, झांग यी ने गुस्से से चिल्लाया। डिंग हाओ की अलौकिक हरकत को देखकर झांग यी किसी तरह झिझका और फिर एक कदम पीछे हट गया। आह! डिंग हाओ के मुंह पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई और फिर उसने धीरे से ऊपर देखा। डिंग हाओ के साथ साथ सभी की निगाहें अटारी के गेट के ऊपर लगी आकर्षक, प्रभावशाली पट्टिका पर टिकी थी। एक पल के लिए तो सभी को अंदाजा हो गया कि डिंग हाओ क्या करना चाहता था। ऐसा हुआ कि एक पल के लिए क्यूई ने अचानक काम किया और स्मोक बिलोबलरी तकनीक से धुआं निकल आया। उसका आकार बिजली की चमक की तरह था जो भूत जैसी हवा में चमक रहा था। लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अधिक ध्यान से देखने पर उन्हें पता ही नहीं चला कि तियानली अटारी की प्रभावशाली पट्टिका कब डिंग हाओ के हाथों में आ गई थी। सूर्य के प्रकाश में पट्टिका पर 3 जीवंत और ऊर्जावान अक्षर तियानली अटारी, एक गतिशील उड़ान वाले ड्रैगन की तरह चमकदार सुनहरी चमक को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह तियानली अटारी का प्रतीक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? डिंग हाओ, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने पट्टिका लेने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे नीचे रखो। क्या तुम सच में हमारे तियानली अटारी से लड़ना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह तुम्हारी क्षमता से परे है? झांग यी और तियानली अटारी के अन्य सदस्यों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि डिंग हाओ क्या करने वाला है। चीखते चिल्लाते, उनमें से कई लोग अपना चेहरा बचाना भूल गए थे।
उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और डिंग हाओ की ओर दौड़े ताकि उससे पट्टिका छीन सकें। हथियारों की ठंडी रोशनी चमक उठी। उन्होंने एक बाहरी शिष्य के रूप में अपनी गरिमा खो दी और एक बेशर्म कोफरडैम चुना। क्या मजाक! यदि पट्टिका को तोड़ दिया गया तो तियानली अटारी का चेहरा बदबूदार खाई में रौंद दिया जाएगा। तियानली अटारी अपनी प्रतिष्ठा खोना सहन नहीं कर सका। वरिष्ठ भाई डिंग, अपना ख्याल रखना। ये बहुत ही घृणित बात है कि 1 दर्जन लोग एक ही समय में एक व्यक्ति को घेर लें। क्या तुम बेशर्म हो? कुछ अन्य नामात्र के शिष्य एक दूसरे की मदद करने के लिए एकत्र होकर चिल्ला रहे थे। तियानली अटारी के बाहरी शिष्यों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इन लोगों ने योद्धा के रूप में बहुत पहले ही अपना गौरव और गौरव त्याग दिया था। वे आत्मत्यागी थे और किसी भी हद तक गिर सकते थे। जब तक वे डिंग हाओ को हरा सकते थे, तब तक घेरना और दबाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वे और भी घिनौने काम कर सकते थे। डिंग हाओ को बीच में घेरते ही एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तथापि, तमाचा, 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 तमाचा। डिंग हाओ ने अपने हाथ हिलाए। हवा में जोरदार थप्पड़ों की एक श्रृंखला सुनाई दी। तियानली एटेक के सदस्य, जो दौड़कर वहां पहुंचे, उन्हें सामान्य से अधिक तेज गति से थप्पड़ मारे गए। डिंग हाओ ने एक हाथ में पट्टिका को शुरू से अंत तक थामे रखा जबकि दूसरा हाथ मक्खियों को मारने की तरह हवा में थपथपा रहा था। कोई भी उसकी हथेली से बच नहीं सकता था क्योंकि उसकी गति और रास्ता बहुत तेज और जादुई था। जैसा कि कई नामात्र के शिष्यों ने देखा, तियानली अटारी ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो डिंग हाओ से हारने को तैयार हो। एक क्षण के लिए विजयी भाव से भरे दर्जनों बाहरी शिष्यों को थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। सीढ़ियों पर सिर्फ झांग यी और तियानली अटारी का एक और जिगोलो बचा था, जिसके चेहरे पर पिल्ला जैसी आंखें थीं और वे मुंह खोले हुए वहीं जमे हुए थे। आखिरकार उनके चेहरों पर एक भयावह भाव दिखाई दिया। इस पूरे समय के दौरान डिंग हाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन इन सब हरकतों से सभी को उसका गुस्सा महसूस हुआ। एक के बाद एक थप्पड़ मारकर तियानली अटारी के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तुम। झांग यी के पैर कांपने लगे और उसने डिंग हाओ की ओर इशारा किया। पीछे हटते समय वह हकलाते हुए बोला, अब तुम्हारे सामने बड़ी समस्या है। क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया? क्या तुम तियानली अटारी की पृष्ठभूमि जानते हो? तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। तुम। आवाज खत्म नहीं हुई। लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धमाका। उसके कान में एक तेज आवाज आए और फिर उसे लगा जैसे उसके सिर पर लोहे के हथौड़े से हमला किया गया हो। उसे चक्कर आ रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने सारे दृश्य और लोग उल्टे उड़ रहे थे। फिर उसका शरीर कठोर जमीन पर गिर गया और हड्डियों के टूटने जैसा तेज दर्द होने लगा। भीड़ में जोरदार जयकारे गूंज उठे। सभी ने देखा कि डिंग हाओ के चेहरे पर बहुत ही अधीरता दिख रही थी। फिर वह सीढ़ियों पर नीले धुएं की तरह दिखाई दिया और झांग यी को आसानी से थप्पड़ मार दिया। फिर एक थप्पड़। एक छोटे नेता के रूप में, झांग यी के पास अच्छी ताकत थी। वह अत्याचारी तरीके से काम करता था और बहुत सारे बुरे काम करता था। वह बाहरी शिष्यों के बीच भी एक अत्याचारी था। अब डिंग हाओ उसे एक खूंटी की तरह चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। उसके दांत गिरते समय खून बहने लगा। झांग यी और अन्य लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डिंग हाओ के सामने सारी सुरक्षा और सम्मान कुछ भी नहीं थे। हवा में जल्दी ही ठंडक फैल गई। प्लॉप। तियानली अटारी के आखिरी सदस्य जिगोलो ने अपने बगल में खड़े डिंग हाओ को देखा और उसे लगा कि मानो मौत ने उसे गले से लगा लिया है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया क्योंकि उसका दिमाग खाली हो गया था और वह लगभग बेहोश हो गया था। डिंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। आह नहीं, मुझे थप्पड़ मत मारो। उसके दोनों पैर कांपने लगे और डर से चीखने लगे। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा क्योंकि उसके दोनों पैर कमजोर हो गए थे। वह भय से लगभग मूर्ख हो गया।